ये है चीन का यूनान। चीन के लोग प्यार से इसे रंग बिरंगे बादलों का दक्षिण बुलाते हैं। चीन के दक्षिण पश्चिम सीमा पर बसा ये इलाका म्यांमार, लाओस और वियतनाम से जुड़ा है और लोग यहीं से होकर दक्षिण पूर्व एशिया के सफर पर निकलते हैं। यहाँ दूर दूर तक पहाड़ और नदियाँ दिखती हैं। मौसम साल भर बसंत जैसा रहता है और यहाँ के मिट्टी में छुपा है प्राकृतिक संपदा। यूनान में सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं। चीन की 56 जनजातियों में से 26 यहाँ पीढ़ियों से बसी हैं। यूनान का अनोखा परिवेश और यहाँ की संस्कृति पर्यटकों के लिए बेहद पसंदीदा जगह बना देता है। बहुत से गांवों में लोगों ने ग्रामीण पर्यटन और विशेष प्रकार की खेती से अपनी जिंदगी बदल ली है। यहाँ ग्रामीण विकास कभी रुकता नहीं। हर गांव अपनी तरह से नई कहानी लिख रहा है। जियालिनसाई वा जाति का लोकगीत है। वा भाषा में इसका मतलब है सब हाथ पकड़ो और साथ में नाचो गाओ। और वा जनजाति के लोग दूर से आए पर्यटकों का स्वागत ऐसे ही करते हैं। ये है वेंडिंग गांव, जिसे 2006 में चाइना नेशनल ज्योग्राफिक ने चीन का आखिरी प्राचीन कबीला कहा था। 400 साल से भी ज्यादा पुराना ये गांव चीन की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित वा बस्ती है। ये यूनान के कांगवान वा काउंटी के दक्षिण पश्चिम में है और चाइना म्यांमार सीमा से बस 100 किलोमीटर दूर है। वा भाषा में वेंडिंग का मतलब है कोहरे से घिरा हुआ स्थान, जो इसकी रहस्यमय माहौल को बिल्कुल सही बयां करता है। वा संप्रदाय चीन की एक पुरानी जनजाति है, जिनकी अपनी अलग भाषा, रिवाज और मान्यताएं हैं। ये उन गिने चुने जनजातियों में से हैं जो सीधे प्राचीन जीवन से आधुनिक समय काल में आए हैं और जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। कांगुआन के चट्टानों पर बने चित्र 3000 साल पहले के वा लोगों के शिकार, पूजा और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य दिखाते हैं। वेंडिंग में आज भी कुछ पुराने रिवाज चलते हैं। यहाँ हर जगह बैल की खोपड़ी दिख जाएगी, जो वा लोगों का चिन्ह है। इनके लिए ये अमीरी का निशान है। बैल की खोपड़ी जितनी ज्यादा रंगीन होती है, उस गांव या परिवार को उतना ज्यादा अमीर माना जाता है। पर्यटन बढ़ने के साथ ही चीन का आखिरी प्राचीन कबीला ढेर सारे पर्यटकों को यहाँ खींच लाया। कभी दुनिया से कटा ये इलाका अब प्राचीन से आधुनिक बनते जा रहा है। हमारी यात्रा करीब 3 किलोमीटर की है। गाड़ी से बस 7-8 मिनट में हम पुराने वेंडिंग गांव पहुंच जाएंगे। मेरा पारिवारिक नाम यांग है, पूरा नाम यांग शिनयान। मैं वा जनजाति की बेटी हूँ, यही पली बड़ी हूँ। हमें यहाँ ब्लैक पर्ल कहते हैं। यहाँ सुंदर लड़कों को कहते हैं। यांग शिनशियान पहले यूनान के लीजियांग और दाली में पर्यटन क्षेत्र में काम करती थी। 2023 में वो अपने गांव वेंडिंग लौट आई और टूर गाइड बन गई। और बस से उतरकर मेरे साथ आइए। आपके माथे पर हम मोनी हेई लगाएंगे। ये एक आशीर्वाद के जैसा है। जो काली मिट्टी अभी गांव वाले ने आपके माथे पर लगाई, उसे कहते हैं मोनी हेई। इसका मतलब है शुभकामनाएं या गुड लक, और मान्यता है कि ये बुरी नजर और बुरे असर से बचाती है। जैसे ही टूरिस्ट गांव के दरवाजे से अंदर आते हैं, वा कल्चर की जादुई यात्रा शुरू हो जाती है। अगर लकड़ी के ड्रम वाला रिचुअल देखना है तो जल्दी करो। बस देख सकते हो, हिस्सा नहीं ले सकते। रस्सी के पीछे ही रहना, समझ गए ना आप लोग? ये ठीक 10:30 बजे शुरू होगी। अगर लकड़ी के ड्रम वाला रिचुअल देखना है तो जल्दी करो। देख सकते हो, हिस्सा नहीं ले सकते। गांव के बाहर से ताजा कटा पेड़ खींच कर लाते हैं और पुराने नगाड़े को बदलकर उससे नया नगाड़ा बनाते हैं। ये वा लोगों का एक बड़ा उत्सव है। पहले ये 1 या 2 साल में एक बार होता था।
अब पर्यटकों के लिए दिन में 2 बार होता है ताकि पर्यटक वह संस्कृति को पूरी तरह से महसूस कर सके। यहाँ सिर्फ हमारी घास के छत वाले घर ही नहीं, लोगों की कला भी देख सकते हैं। हमारे ब्लैक बुल लकड़ी का नगाड़ा समारोह में नगाड़े बजाकर भी दिखाएंगे। हमारी वॉक कल्चर में लकड़ी का ड्रम एक पवित्र औजार है और ऊपर वाले से जुड़ता है। इसमें 2 टोन होता है, एक पुंगलिंग, एक स्त्रीलिंग, और ये ड्रम भगवान से बात कर सकता है। आखिरी प्राचीन कबीला वाली पहचान से कई पर्यटक जरूर आते हैं, पर इसके बारे में लोगों में काफी गलतफहमियां भी फैल गई हैं। वेंगडिंग को प्राचीन कबीला कहा जाता है, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं यहाँ ना बिजली है ना इंटरनेट है, और शायद दुनिया के साथ इस जगह का कोई संपर्क नहीं है। भले ही ये प्राचीन गांव है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हैं या पुराने टाइम में अटके हैं। हम भी हर गुजरते हुए दिन के साथ वक्त से वक्त मिलाना जानते हैं। ये फोटो 22 साल पहले की है, जब एक पर्यटक ने 7 साल की यांग शिनशियान की तस्वीर ली थी। उस वक्त यहाँ शायद ही बाहर से कोई आता होगा। वो पर्यटक बार बार यहाँ आते रहे और उसकी बढ़ती उम्र को अपने कैमरे में कैद करते रहे। इससे यांग को एहसास हुआ कि उसका गांव बाहरी लोगों के लिए खास है और उसने पर्यटन पढ़ने का निर्णय लिया। बाहर गाइड का काम करते हुए यांग शिनशियान ने देखा कि पर्यटक यहाँ प्राचीन जीवन शैली देखने आते हैं, लेकिन गांव के युवा अब बाहर की दुनिया देख चुके थे, तो वो भी बेहतर जिंदगी चाहते थे। अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए वो आधुनिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते थे। झूला पहले यही था, बचपन में हम यही खेलते थे। हाँ, वहीं पर तो था। शायद मेरी तरह आप भी कुछ नहीं भूले। और वो कटहल का पेड़ तुम्हें याद है? वो वहाँ पर था। उसके फल कितने मीठे थे। हमारे बचपन के दिन कितने कॉलेज से निकलते ही शाओ वेन बिन 2023 में वेंडिंग लौट आए गाइड बनने के लिए। 2018 तक ये सब इस पुराने गांव में ही रहते थे। अब वही जगह वह संस्कृति का केंद्र बन चुका है। कटे हुए एक गांव से पर्यटन केंद्र बनने की यात्रा आसान नहीं थी। हमारा गांव हमारी बुजुर्गों की सबसे बड़ी विरासत है। बड़े पेड़, पुराने घर, बाहर वालों ने देखा तो बचाना चाहा। अगर वेंडिंग में पर्यटक नहीं आते तो सच में ये बहुत अफसोस की बात होती। यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, ये सब कुछ प्रिजर्व करने के लिए पर्यटकों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सन 2000 से यूनान में पर्यटन बढ़ने लगा और वेंडिंग ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। सन 2005 में एक योजना शुरू की गई और ज्यादा पर्यटक लाने के लिए, लेकिन जो वह लोग सालों से कटे हुए थे उनके लिए ये थोड़ा अजीब और असहज था। असल में हमें बाहर वालों से डर लगता था, तो हम उनसे बचते थे। सांस्कृतिक मित्रता और भाषा ना समझने की वजह से पर्यटकों को संभालना मुश्किल हो गया। शुरू में लोगों को समझाना मुश्किल था, किसी को पता ही नहीं था ये पर्यटन होता क्या है। जब लकड़ी के ड्रम बनाने की प्रशिक्षण शुरू की गई तो कोई नहीं आया, और क्योंकि कोई नहीं आया तो तब हमारे मुखिया को ही सब कुछ संभालना पड़ा। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आया कि जिस संस्कृति और रिवाज को उन्होंने ध्यानपूर्वक संरक्षण किया वही उनका सबसे बड़ा खजाना है। पर्यटन से कमाई तो बढ़ी, लेकिन जीवन शैली में कठिनाइयां भी आने लगे। कुछ किसानों ने इस प्राचीन गांव में सोलर पैनल लगा दिए। उन्हें हम रोक नहीं सकते। हम चाहते हैं कि गांव वालों का जीवन सुधर जाए, लेकिन गांव की वो बात भी बनी रहे, ज्यादा बदलाव के कारण कुछ खराब ना हो जाए। जिंदगी सुधारे या गांव की प्राचीनता को एक सी रखे, यही सबसे बड़ी दुविधा बन गई थी। 2012 में 1.5 किलोमीटर दूर नया गांव बनना शुरू हुआ और 2018 तक सब लोग वहां रहने चले गए ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। पुराने गांव में पहला मंजिल सामान रखने या जानवर के रहने के लिए होता था। नए गांव में पहला मंजिल रहने के लिए और मुर्गियां ऊपर वाले अलग कमरे में रखी जाती है। गांव काफी बदल चुका है, पर मुझे ये बदलाव अच्छा लगा।
आधुनिक सुविधाओं से जिंदगी आसान तो हो गई, पर एक नई समस्या सामने आई। पुराना गांव पहले जैसा दिख तो रहा था, पर उसकी रूह और रोजमर्रा का माहौल वहां से गायब था। क्या ये जगह अब भी वाह कल्चर का केंद्र बनकर रह सकता है? यही अब सबसे बड़ा सवाल था। 我的家，山清水秀好地方。 मेरा घर पहाड़ों और नदियों से जुड़ा खूबसूरत जगह है। ये मैं हूँ बीजिंग के टेम्पल ऑफ हेवन में परफॉर्म करते हुए, और ये टिएनएनमेन स्क्वायर में है। शाओनीना वेंडिंग से बाहर जाने वाले पहले इंसान थे। 18 साल की उम्र में गरीबी के चलते उन्होंने गांव छोड़ा और बाहर और जाकर ये 1999 लोक कला का में प्रदर्शन कुल्लू का करना शुरू किया। काम पे जा रहा हूँ। कई दशकों घूमने और सफलता पाने के बाद 2022 में उन्होंने अपने गांव वापस आकर यहीं बसने का फैसला लिया। मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा दिल हमेशा गांव में ही रहता है। हर सुबह 8 बजे गांव वाले नए गांव से पुराने गांव आते हैं और सबको उनकी कौशल के हिसाब से काम मिलता है। वो फोक ग्रुप, डांस ग्रुप। लकड़ी का ड्रम। मैं जब छोटा था तब से बजाता हूँ। मैं 55 का हूँ। अब मैं 60 का हूँ। पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड था। मैं अपने इस परफॉर्मेंस में बुजुर्गों, पार्ट टाइमर और आर्टिस्टों को साइन इन करता हूँ। यहाँ पे वो टाइम लगाते हैं और हम दिन में 2 शिफ्ट में काम करते हैं। 2022 में एक पर्यटन संस्था ने प्रबंधन का काम संभाला, जिससे काम का व्यवस्था बना और लोगों को मेहनत के हिसाब से पगार मिलने लगी। गांव की 114 परिवारों में से हर घर से कम एक व्यक्ति पर्यटन क्षेत्र में काम करता है। मैं बुजुर्गों, पार्ट टाइमर और कलाकारों का नाम लिखवाता हूँ। सब यहाँ टाइम लिखते हैं। यहाँ के सभी 2 शिफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि एक शिफ्ट से ठीक ठाक काम नहीं बनता है। मेमोंग, 美梦， मेमोंग, 美梦， मेमोंग। वाह भाषा में मेईमोंग का मतलब है नमस्ते। गांव वाले एक और दिन की सांस्कृतिक परिवेशन शुरू करते हैं। शाओनीना के लिए संगीत परिवेशन करना तो बस शुरुआत है। उनका असली मकसद है अगली पीढ़ी को प्रशिक्षण देना, ताकि वो वाह संस्कृति को जिंदा रखे। कुछ चीजें अभी भी ठीक नहीं है, उसे ठीक करना होगा। मैं जो बाहर परफॉर्म करके सीखा हूँ वो धीरे धीरे 1, सबको 2, सिखाना 1। चाहता हूँ। ये तो बस शुरुआत है, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन ये लोग सभी कोशिश को एक बहुत साथ अच्छा कर करना रहे है, हैं। ठीक है? मैं चलो, बहुत खुश हूँ 1, इनके साथ। 2, 1, ये 2, लोग बहुत ही हाँ, दिल से एक साथ कोशिश करना। कर रहे हैं, लेकिन हमें ये परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? 我落地哎，慢慢给落地浪浪开的哎，落地哎。 काम के वक्त मैं गाने गा सकता हूँ और डांस भी दिखा सकता हूँ, इसीलिए काम भी मजेदार होता है और काम के बाद भी मजा आता है। हर दिन गांव वाले दोनों गांव के बीच आते जाते हैं। वाह संस्कृति को बचाते हुए परंपरा और आधुनिक जिंदगी का संतुलन बनाए रखते हैं, और यही इनकी खासियत है। नए गांव में 10 से ज्यादा परिवार होमस्टे चलाते हैं। 5:30 बजे काम खत्म करते हैं और चाय पत्तियां तोड़ने, मक्का लाने चले जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। सबको पता है कि आज का 60 युआन कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कम में तो आप अपना घर नहीं चला सकते, बच्चे नहीं पाल सकते। तो वाह संस्कृति के जरिए वेंडिंग ने गांव में पर्यटन बढ़ाया, परंपराओं में नई जान डाली और युवा अब गांव वापस लौटने लगे हैं।
अपने घर लौटना, जो पसंद है और जिसमें माहिर हूँ वो करना और दूसरों को उसके बारे में बताना, इससे मुझे गर्व महसूस होता है। यूनान गुजो की लहरते पहाड़ियों में हर गांव अपनी कहानी लिख रहा है। यूनान के उत्तर पूर्वांचल में यिलियांग काउंटी में 2 पहाड़ों के बीच एक लंबा सा गांव है जिसका नाम सुनने से लगता है जैसे किसी कहानी से निकला हो, और उस विशेष गांव का नाम है बाओजांग गांव। हमारे यहाँ सच में खजाने हैं। जमीन हो या पहाड़, हर जगह खजाना ही खजाना है। धीरे धीरे आराम से, आराम से। धीरे धीरे उठाओ। हाँ। अरे आराम से, आराम से। हमारे यहाँ सच में खजाने हैं। जमीन हो या पहाड़, हर जगह खजाना ही खजाना है। धीरे धीरे आराम से निकालो। खोदते समय ध्यान रखना, बर्बाद हो गया तो कीमत नहीं मिलेगी। जिस चीज को गांव वाले ध्यान से देख रहे हैं वो उनका बहुत सारे खजानों में से एक है, तियानमा। इसे हम अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पूरी तरह से निकालने के लिए तैयार नहीं है। हम बस देख रहे थे कि ये कितना बाकी है। तियानमा एक कीमती चीनी जड़ी बूटी है जो पिछले 2000 सालों से भी पहले से इस्तेमाल हो रही है। ये शरीर को ठंडा रखता है, दर्द कम करता है और ब्लड प्रेशर, माइग्रेन और स्ट्रोक रिकवरी में भी बहुत असरदार है। इन सब खूबियों के चलते तियानमा की मांग बहुत ज्यादा है। 20 साल पहले इसकी आधा किलो की कीमत 2000 युआन से ज्यादा थी, जिससे इसकी ज्यादा खुदाई हुई और ये लगभग खत्म हो गई, जिससे पारंपरिक दवा पर खतरा आ गया। 2021 में तियानमा को संरक्षित पौधा घोषित किया गया और जंगल से इसे खोदकर निकालना बंद किया गया। अब बाजार में ज्यादातर तियानमा खेती से आती है। ये लो। यह है अंकुरित फंगस। इसमें तियानमा के बीज होते हैं। इसके बिना तियानमा नहीं उगता है, तो इसको हमें डालना ही पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। तियानमा एक परजीवी पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता और पूरी तरह एक दूसरे फंगस पर निर्भर रहता है। इस वजह से इसे उगाना बहुत ही मुश्किल है और ये ज्यादातर 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसे ढेर सारी धूप और 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए ताकि ये पौधा ठीक से उग सके। 1970 के दशक से गांव वाले तियानमा को जंगल जैसे हालातों में उगा रहे हैं। ना वीडिंग, ना कीटनाशक, ना खाद। यहाँ पे जो उगता है वो बस नेचर से ही मिलता है। उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलता। हम 200 हेक्टेयर से बड़े इलाके में तियानमा उगाते हैं। हमारे यहाँ 1200 घरों में तियानमा का प्लांट लगाते हैं और इससे हम सालाना 30,000 युआन कमाते हैं। तियानमा को ठीक से उगने में 2 से 3 साल लगते हैं। जहां कुछ लोग अगली फसल लगा रहे हैं, वहीं पास के जंगल में खुदाई शुरू हो चुकी है। देखो कितने सारे उगाए हैं। ये नरम और स्पंज जैसा है। इसे हम हल्का मरोड़कर इस तरह जड़ समेत निकालते हैं। फिर इसकी जड़ से हम मिट्टी को हटा देते हैं। 2023 में बाओजांग ने प्रशिक्षण के लिए गैनोडर्मा की खेती शुरू की थी। 1 साल बाद पहली फसल आई। तियानमा के बाद ये एक नया खजाना है जिसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। इसकी क्वालिटी बढ़िया है। परीक्षण में हमने 2 हेक्टेयर लगाए थे। अगर अच्छा हुआ तो लाखों युआन कमाएंगे और पूरे गांव में फैलाएंगे ताकि सब रोजगार कर सके। अरे धीरे से उठा। गैनोडर्मा हो या तियानमा, दोनों यहाँ इसीलिए पनपते हैं क्योंकि यहाँ एक और अनमोल खजाना है। हमारा अनोखा मौसम और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखने लायक है। यह है शाओकाओबा इको टूरिज्म एरिया, राष्ट्रीय स्तर का 4A स्पॉट जो कुनमिंग, चेंगडू, चोंगकिंग और गुइयांग से करीब 500 किलोमीटर से कुछ ज्यादा दूर है। इस जगह की औसत ऊंचाई 1800 मीटर है। साल में इसकी औसत तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ 85% इलाके में जंगल है।
यहाँ प्राकृतिक ऑक्सीजन की भरमार है और गर्मियों में समय बिताने के लिए ये एकदम सही जगह है। 20 साल पहले भी सड़कें खराब थी, मिट्टी के रास्ते थे, इसलिए हमें रबर के जूते पहनने पड़ते थे। लोग मिट्टी और घास से बनी घरों में रहते थे, अक्सर जानवरों के साथ भी एक ही घर में रहना पड़ता था। बाओजांग से ही ये जगह शुरू होती है। यहाँ पैदा हुए जियांग शांगफा का सपना था गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार लाना, जो 2022 में पूरा हुआ। शंघाई शोंगजियन जिले ने हमें 16 मिलियन युआन दिया है ताकि हम अपने घरों को बहुत अच्छे से बना सके। ट्रांसपोर्ट और माहौल में सुधार से बाओजांग गांव को नए मौके मिले। 2023 में बाओजांग ने पहली बार टूरिज्म में कदम रखा। सालाना इससे करीब 1.26 मिलियन युआन तो मिल ही जाता है। भले ही यह आंकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे गांव वालों में तरक्की की उम्मीद जगी है। अब वो सोच रहे हैं कि कैसे और भी पर्यटकों को यहाँ लाया और रखा जाए। गांव में आरवी कैंप साइट बन रही है और गांव के जियांग लोंगजू अपना घर गेस्ट हाउस में बदल रहे हैं। पहले टूरिस्ट यहाँ से बस चले जाते थे, अब ये मौका किसी भी तरह हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं तियानमा की सशिमी बना रहा हूं। इसमें तियानमा की न्यूट्रिशन पूरी रहती है। तियानमा एक हेल्थ टॉनिक है और इससे बहुत सारे डिशेस आप बना सकते हो। यह है तियानमा स्टीमर चिकन और इसके साथ हमने रखा है स्टीम तियानमा। बाओजांग गांव में तियानमा भोज के जरिए वहां के अनोखे खाने दिखाए जाते हैं। हर गांव की तरक्की के पीछे है उसकी प्राकृतिक धरोहर और मौके का सही इस्तेमाल करने की कोशिश। यूशी के होंगटा जिले के दाइंगजिए गांव ने सही फैसला लेके और मौके का सही इस्तेमाल करके खुद को यूनान का एक नंबर गांव बना लिया। साल 1992 में हमारी गांव की कुल कमाई 20 करोड़ युआन हुए। 1995 तक ये 100 करोड़ युआन पहुंच गए और हमें यूनान का नंबर 1 गांव का खिताब मिला। यान वेई 1992 में गांव की उद्योग में काम करने लगे। उसी साल कुल कमाई 20 करोड़ युआन पार हुई। उन्होंने एक साधारण कर्मचारी से शुरुआत की और आज वो गांव के छठे सचिव हैं। और ऐसे ही उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी है। ये दाइंगजिए का मुख्य बाग। बुजुर्ग हर सुबह, दोपहर और शाम यहाँ आते हैं, वक्त बिताते हैं। वो काफी खुश रहते हैं। दाइंगजिए की तरक्की उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। दाइंगजिए के लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसे देखकर दूसरों को ईर्ष्या होती है। यहाँ हर मकान एक बंगला है और विभिन्न किस्म के सामाजिक लाभ भी उन्हें मिलते हैं। हमारे यहाँ 16 समाज कल्याण योजना है। यहाँ किसान भी छुट्टी ले सकते हैं। हर बुजुर्ग को सालाना 11,762 युआन मिलते हैं और बच्चों को मिलते हैं 6,000 युआन। साथ में बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य की सुविधाएं और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन 40 साल पहले ये सपनों से दिखने वाला गांव 5 मुश्किल गांव में गिना जाता था। दाइंगजिए के लोग गरीबी से तंग आ चुके थे। हर इंसान के पास बहुत ही कम जमीन थी। खाना, रहने की जगह, पीने का पानी और सड़क कुछ भी ठीक नहीं था। तब हमने सोचा कि दूसरा कुछ क्यों ना करें, यानी कोई और कारोबार। मैं हर गांव घूम के देखा कि हम और क्या कर सकते हैं। उधर देखिए, 1960 से लेकर 1980 तक के समय के पुराने इमारतें हैं। वो नीली वाली दिख रहे हैं, वो हमारे दफ्तर हुआ करती थी। और वो दिख रहे हैं, वो हमारा तिल वाली मिठाई का कारखाना था। ये हमारी शुरुआती दौर के कारखानों में से ही एक है। देखा जा रहा है बहुत सारे कारखाने खुल गए हैं। इससे आम आदमी का इनकम और भी बढ़ गया है। नारी पुरुष सभी लोग इन सब जगहों में काम कर रहे हैं। इससे समाज में 80 के दशक में दाइंगजिए ने चीन की सरकारी नीतियों का फायदा उठाकर अपने लिए एक सामूहिक अर्थव्यवस्था बनाई। 1980 में ईंट का कारखाना बनाया गया।
तो हम लोगों ने निर्माण के लिए टीम बनाई और 1986 में तिल वाली मिठाई का कारखाना खोला गया। धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी हजारों से लाखों, करोड़ों और फिर अरबों युआन तक पहुंच गया। अब तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक टाइम तक हमने बहुत स्ट्रगल किया। ये सारा कुछ जो देख रहे हैं ना आप, ये सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया गया है। ये है 1992 की डायरी। इस वक्त हमारे पास सोलर इक्विपमेंट फैक्ट्री भी थी। चेन बाओगुए, जो पहले कारखाने के अधिकारी थे, दाइंगजिए के विकास के गवा रहे हैं। ये 80 और 90 दशक की चीजें हैं। अब वो गांव की संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और पिछले कुछ दशकों में वो 7-8 ग्रामीण संग्रहालय बना चुके हैं ताकि यहाँ का इतिहास जिंदा रहे। ये 80 और 90 के दशकों की जिंदगी के दृश्य और चीजें हैं। इनको देख के सच में बहुत यादें ताजा हो जाती हैं। हम ये असली सामान दिखाते हैं ताकि लोग हमारा अतीत महसूस कर सके। ये थोड़ा भावुक कर देते हैं, लेकिन हमें हौसला भी देते हैं। हमें इस जगह की रूह को अगले पीढ़ी के हाथों सौंपना है ताकि वो इसे आगे ले जा सके और उसका ख्याल रख सके। मैं छठा सचिव हूं। हमारा विकास बस एक चीज पर टिका है, विरासत। हर सचिव पिछले के काम को आगे बढ़ाता है। अब हमारी स्थायी संपत्ति 860 मिलियन युआन की है। अब सवाल बस ये है कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करें और लोगों को खींचे। तो हम इसमें आशावादी हैं कि ये भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। वक्त के साथ कुछ पुराने कारोबार खत्म हो गए। नए सचिव के तौर पर यान वेई को पता था कि नई दिशा ढूंढनी होगी ताकि तरक्की रुक ना जाए। 2.5 महीने पहले हमने ब्लूबेरी की खेती शुरू की। इससे पहले हम औद्योगिक काम करते थे, पर अब सब कुछ बदल रहा है। हमने करीब 10 मिलियन युआन से ज्यादा खर्च करके 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन में ब्लूबेरी लगाई है। ये साल भर में हमें बहुत सारे ब्लूबेरीज देने वाले हैं। क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ये काम कर रहे हैं, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये खराब हो जाते हैं तो हमें नुकसान हो जाएगा। कृषि उद्योग, जिसे पहले उद्योग के हिसाब से नजरअंदाज किया जाता था, अब दाइंगजिए की नई कोशिश है। अब दाइंगजिए में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों किस्म के उद्योग डेवलप कर रहे हैं। अब ये पुरानी बिल्डिंग तीसरे किस्म की योजना के अंतर्गत है, जो व्यापार को बढ़ाने में मदद कर रहा है। अब ये रोज डक रेस्टोरेंट है, प्रांतीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। यहाँ का खाना आपको हमारी दशकों की कहानी का एहसास दिलाता है। यही यहाँ का पहचान है। इस रोज डक के अलावा यूसी के राइस नूडल्स भी बहुत मशहूर हैं। दाइंगजिए ने 8 बार यूशी राइस नूडल्स उत्सव करवाया है। चेन बाओगुए अब राइस नूडल्स का दुकान चलाते हैं ताकि वो दाइंगजिए के खाने के इतिहास को और बढ़ावा दे सके। और यान वेई सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक विशेष इलाका बना रहे हैं ताकि पर्यटन बढ़ सके और बहुत सारे उद्योग और व्यापार यहां पनप सके। उद्योग से लेकर संस्कृति और खेती तक दाइंगजिए अपने भविष्य तलाश रहा है। चाहे दाइंगजिए का बदलाव हो या बाओजांग का हरित सपना या बेंगडिंग की हिफाजत, हर गांव यूनान की ग्रामीण खूबसूरती दिखाता है और गांव की जिंदगी का भविष्य खुद अपने हाथों से वो लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इतिहास और मानवता उन्हें याद रखें।